हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री के इस लेक्चर में। और हम कर रहे थे 2019 का जेई मेंस का क्वेश्चन पेपर, है ना। तो बेसिकली बात की जाए तो हमने 5 क्वेश्चंस पहले ही कर लिए थे। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। द करेक्ट मैच बिटवीन आइटम 1 एंड आइटम 2 इज, है ना। तो आइटम 1 में आपके पास ऐसा है कि आपके पास ड्रग्स दे रखी हैं, जबकि आइटम 2 में आपके पास दे रखे हैं टेस्ट। तो कौन कौन से आपके पास टेस्ट लगेंगे इन ड्रग्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो आपको बताना है। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेस्ट क्या आपने पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़े हुए हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला मेरे पास आता है कार्बाइल एमीन टेस्ट। ये टेस्ट मेरे हिसाब से याद होगा, सभी ने पढ़ा होगा। ये यूज होता है 1 डिग्री एमीन्स के लिए, है ना, सभी ने पढ़ा हुआ है। 1 डिग्री एमीन्स के लिए हम इसको यूज करते हैं। दूसरा मेरे पास जो दे रखा वो दे रखा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। ये वो यूज होता है किसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। बनता क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और बनता है मेरे पास CO2 गैस, है ना, निकलती है ना, वहां से हम टेस्ट करते हैं। अच्छा, कार्बाइल टेस्ट में क्या होता है, 1 डिग्री एमिन्स के लिए यूज करते हैं। तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास हाँ आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते थे, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड, फाउल स्मेल आती है, याद है सभी को। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट बोल सकते हैं, यूज किया जाता है फिनॉल के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, फिनॉल के लिए। और लास्ट मेरे पास बेयर्स टेस्ट। तो बेयर्स टेस्ट में हम यूज करते हैं कैमेनोफोर, जनरली एक्वस कैमेनो बोलते हैं। एक्वस कैमेनोफोर इज कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट, और यू कैन से 1% सॉल्यूशन ऑफ कैमेनोफोर इज कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट। तो बेयर्स टेस्ट की अगर बात की जाए तो ये यूज होता है टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन अगर ये यूज होता है। मतलब ऐसा है, कहां पर भी आपके पास मल्टीपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में, तो उसको ये कन्वर्ट कर देता है आपके पास डाई अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो आपके पास 2 OH ग्रुप लग जाते हैं एडजेसेंट कार्बन के एटम के ऊपर। अब बेसिकली मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा। मेरे पास यहाँ पर क्या है, 4 मेरे पास ड्रग्स दे रखे हैं। सबके बारे में बात की जाए तो मोटे तौर पे ऐसा है कि ये लग रहा है INE, है ना, सल्फेपायरिडीन, है ना। तो इसके अंदर आपके पास क्या होगा, बेसिकली नाम से पता पड़ रहा है ये अमीन है। तो C का जो आंसर सीधा होना चाहिए वो होना चाहिए मेरे पास क्या, P, है ना। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। पहले की बात करते मुझे दे रखा है क्लोरोजाइलिनोल, है ना, क्या दे रखा है, क्लोरोजाइलिनोल। तो इसकी स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट जो मेरे पास A वाला जो दे रखा है क्लोरोजाइलिनोल, उसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो मेरे पास होती है एक बेंजीन रिंग, और मेरे पास ये होता है पास OH ग्रुप, है ना, पैरा पोजीशन पे क्लोरीन, यहाँ मेटा पोजीशन पे मिथाइल, और इस मेटा पोजीशन पे भी क्या होता है, मेरे पास मिथाइल ग्रुप होता है। तो बेसिकली इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर फिनॉल वाली स्ट्रक्चर बन रही है। तो फिनॉल वाला टेस्ट कौन देता, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो आपके पास क्लोरोजाइलिनोल फेरिक क्लोराइड टेस्ट देगा, तो A का मेरे पास आ जाना चाहिए R, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो इतने से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। और आपको दिख रहा है इसका ऑप्शन B, A का R, C का P, A का R, है ना, C का P। फिर हम दूसरों की बात कर लेते हैं। B ऑप्शन जो मुझे दे रखा है वो क्या दे रखा है, नोरेथेंड्रोम। नोरेथेंड्रोम की अगर बात की जाए तो इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी बड़ी कॉम्प्लेक्स सी हुआ करती है, पर फिर भी हम बात करेंगे। तो मेरे पास 6 कार्बन की रिंग चला करती है कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास होता है डबल बॉन्ड। यहाँ पर आपके पास ये आपके पास क्या है, कीटो ग्रुप। इससे अटैच 6 कार्बन की एक और रिंग हुआ करती है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद ऐसा है कि इससे अटैच्ड एक और मेरे पास 6 कार्बन की यहाँ पर क्या होती है, एक और रिंग हुआ करती है ना। मैंने पहले ही कहा था स्ट्रक्चर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हुआ करती है इसकी, ठीक है। अब इस 6 कार्बन से एक और रिंग होती है जो कि होती है 5 कार्बन की। कितने कार्बन की, तो 5 कार्बन की रिंग हम बना लेते हैं, ऐसा कुछ, है ना। तो ऐसा कुछ मेरे पास बनेगा। तो ये मेरे पास बेसिक सी स्ट्रक्चर है। अब इसमें थोड़ा सा अगर देखा जाए तो जो मोटे तौर पर और चीजें आती हैं हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास होता है OH ग्रुप, यहाँ पर मेरे पास कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर मेरे पास होता है एक और मिथाइल ग्रुप। मोटे तौर पे देखें तो ना तो मेरे पास इसके अंदर अमीन है, ना मेरे पास इसका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ना फिनॉल वाली को कंडीशन मेरे पास यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर सिर्फ मुझे दिख रहा है ऐसा अनसैचुरेशन कार्बन्स, C डबल बॉन्ड C,
जो मैंने बात की थी किसके लिए, बेयर्स टेस्ट के हिसाब से, तो इसके ऊपर लगेगा बेयर्स टेस्ट, तो बी का आंसर मेरे पास होना चाहिए एस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सल्फोपैराडीन की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, तो फिर भी मैं तुम्हें बता दूं इसके अंदर ऐसा है कि पैराडीन से कनेक्टेड मेरे पास क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिन स्ट्रक्चर जो होती है वो अटैच्ड रहती है ना, तो वो चीज आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं पेनिसिलिन की, तो पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो वैसे मुझे अभी बचा तो मेरे पास एक ही है, कौन सा टेस्ट मेरे पास बचा होगा वैसे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, डेफिनेटली इसके अंदर COH होगा, देख लेते हैं फिर भी स्ट्रक्चर एक बार। तो मेरे पास ऐसा है कि जनरली अगर बात की जाए तो थोड़ी सी स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपके पास ये सल्फर ड्रग है ना, तो सल्फर और नाइट्रोजन के कॉम्बिनेशन से अगर बात की जाए तो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर इसके पास आती है ना। यहाँ से अटैच्ड आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं और यहाँ आपके पास अटैच होता है COH। इतनी आसान स्ट्रक्चर है नहीं वैसे देखा जाए तो। यहाँ पर आपके पास ऐसा है कि एक और रिंग बनती है इस तरह से, यहाँ पर आपके पास कीटो ग्रुप होता है, फिर आपके पास ऐसा है अमाइड स्ट्रक्चर आपके पास जो निकल के आती है वो इस तरह से निकल के आती है RCONH और यहाँ पे बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर जो होती है वो पेनिसिलिन की जनरल स्ट्रक्चर है आपके पास। इसके अंदर मेरे पास पड़ा हुआ है COH कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि मिलता है मुझे टेस्ट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। सबको समझ में आएगा आई थिंक सो। तो मेरे पास ऐसा है कि बेसिकली आप छोटे से ट्रिक से भी याद कर सकते थे, स्ट्रक्चर अगर आपको याद ना हो तो भी काम चल सकता है। जैसे कि यहाँ पे आपका ऐसा है कि ऑल तो फिनॉल होगा तो फेरिक्लोराइड टेस्ट, IN नहीं आ रहा है तो अमीन होगा तो कार्बोलाइमिन टेस्ट है, यहाँ पर ही क्लियर हो जाता है। इन दो से मेरे पास सारी चीजें क्या हो जाएंगी, अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। टॉपिक है मेरे पास केमिकल काइनेटिक्स, और ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन, आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में इस तरह के मिलेंगे, जिसमें आपके पास क्या होगी, एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ द रिएक्शन आपको दे रखी होगी, उसके बेसिस पे आपको बहुत सारी चीजें निकालनी होती है, ऑर्डर निकालना होता है ना, या दूसरी चीजें जो भी आपके पास दे रखी है ना, रेट रोल निकालने के लिए कहा जाए। बेसिकली हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, द फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन ड्यूरिंग काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन 2A + B प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं मुझे, ओके। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम हाफ ऑफ A इज, तो बेसिकली ऐसा लगता है कि ये शायद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, मुझे नहीं पता क्या है, 0 ऑर्डर भी हो सकती है, आई डोंट नो। टेबल मुझे यहाँ दे रखी है, हम इसका रेट लो लिख लेते हैं। तो रेट लो के हिसाब से रेट इक्वल्स टू जो मेरे पास आ जाएगा वो हो जाएगा K, दैट इज रेट कांस्टेंट, A की पावर अल्फा एंड B की पावर बीटा। हम पहले इस चीज को पढ़ चुके हैं कि आपके पास होता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन जो होती है वो आपके पास कोफिशिएंट के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है, और ना ही ऑर्डर उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी कोफिशिएंट के ऊपर, बैलेंसिंग कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मेरे पास अल्फा और बीटा है। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर मेरे पास 3 एक्सपेरिमेंट है, और तीनों एक्सपेरिमेंट को मैं क्या समराइज करूंगा, ये मेरे पास A की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी, ये B की कॉन्सेंट्रेशन और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट 1 से जो मेरे पास ऐसा है कि वो आएगा, तो रेट की जगह मैंने रेट लिखा जो कि मेरे पास आ जाएगा 6.93 इंटू 10⁻³ है ना, ऑब्वियसली इट इज इक्वल्स टू K A की पावर अल्फा। तो A मेरे पास कितना 0.10 है ना, होल पावर अल्फा, और बीटा के पास मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.20 की पावर बीटा। मैंने कहा ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इन द सेम वे मैं दूसरी चीजें भी लिखूंगा, तो सेकंड इक्वेशन जो आ जाएगा वो जाएगा 6.93 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू K, और मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा 0.10 की पावर अल्फा, 0.25 की पावर बीटा, है ना। तो मोटे तौर पे अगर यहाँ पर भी ऑब्जर्व किया जाए, है ना, तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन में कोई बदलाव नहीं हुआ, है ना, कोई सेम है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ऐसा है कि B की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कर रहा हूँ, उसके बावजूद रेट ऑफ रिएक्शन में कोई बदलाव नहीं। A तो होगा वही है, A की कॉन्सेंट्रेशन में मैंने कोई चेंज नहीं किया, A की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं किया, B की कॉन्सेंट्रेशन में मैंने यहाँ पर चेंज किया, उसके बावजूद रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं है, मतलब मेरी रेट ऑफ रिएक्शन B की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती ही नहीं, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नेक्स्ट, तो मेरे पास ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। थर्ड इक्वेशन की बात करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 1.386
इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल्स टू 0.20 की पावर अल्फा एंड 0.30 की पावर बीटा। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको लेना होता है रेशियो। रेशियो किस तरह से लिया जाता है वो ध्यान रखिएगा हमेशा, जो चीजें सेम सेम आ रही है उनको आप ले लिया करो हमेशा। तो मैंने क्या कहा, सीधी बात 1 को 2 से डिवाइड किया। 1 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो इधर तो आपके पास कट कटा के कितना बचेगा, 1 बचेगा एलएचएस साइड में। आरएचएस में के से के जाएगा आपके पास 0.10 की पावर अल्फा से 0.10 की पावर अल्फा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मेरे पास बचेगा सिर्फ 0.20 डिवाइडेड बाय 0.25 होल पावर बीटा। पॉइंट से पॉइंट उठ जाएगा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो व्हाट कैन वी से हियर, सर मेरे पास 1 जो आ रहा है वो आ रहा है 4/5 की पावर बीटा। तो इतना सोल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि भाई सीधी सी बात है 1 आ रहा होता ऑब्वियसली पावर तो मेरे पास कितनी होने वाली, 0। और मैं इतनी देर से कह ही रहा था, क्या कह रहा था कि भाई ऐसा है कि रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं है, बी की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने के बाद भी भाई ए में तो चेंज किया ही नहीं है, बी की कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ बी की चेंज कर रहा हूँ फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, दैट मींस बी की जो पावर है आपके पास बीटा है वो 0 आनी चाहिए, है ना। ये आपको देखते ही क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन देखते तुरंत दिमाग देना चाहिए बीटा मेरा 0 है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर, ऐसा है कि दूसरी चीज है कि तो आप किसी भी को भी आप यहाँ पे रेशियो लो, तो जैसे कि मैं सपोज रेशियो ले लेता हूँ यहाँ पे, किसी का भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो सेकंड और थर्ड का रेशियो ले लेते हैं, है ना। सेकंड और थर्ड का रेशियो लेंगे तो बेसिकली थोड़ा सा चीज़ें साफ कर लेते हैं, है ना। तो ठीक है, तो सेकंड और थर्ड का रेशियो लेते हैं तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से देखो। तो उधर मेरे पास आ जाएगा 6.93 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.386 इंटू 10⁻² इज इक्वल्स टू, रेशियो की बात होगी तो मेरे पास ऐसा ए की जो भाई बी की पावर तो 0 हो जाएगी, तो उनको काउंट करने का कोई मतलब ही नहीं है, और वो के से कट ही जाएगा, तो आपको सिर्फ बचेगा 0.10 अपॉन 0.20 की पावर, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा अल्फा। यहाँ पर अगर देखा जाए ध्यान से, है ना, तो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मेरे पास ऐसा है कि 1.386 6.9 है ना, ऐसा कुछ मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करूँगा, है ना। तो किस तरह से करेंगे बेसिकली, तो अगर मैं यहाँ पे इसका कि 6.93 का डबल करूँ तो मेरे पास ऐसा है कि ये 1.386 आएगा, तो यहाँ से मेरे पास ये 1 ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ मेरे पास बचेगा 10⁻⁻1। तो अगर बात की जाए तो सीधी सी बात ऐसा है कि इट इज एक्चुअली 1/20। सही बात है, नहीं? हाँ है, आई थिंक सो। नहीं, कितना बचेगा, यहाँ पे हमने गलत कैंसिल किया, यहाँ पे देखो 2 डिजिट बार पॉइंट था, 3 डिजिट बार पॉइंट है यहाँ पे, है ना। तो क्या करना चाहिए भाई ऐसा, तो यहाँ से अगर काटा जाए इस तरह, तो यहाँ पे 930 अज्यूम कर लेते हैं, फिर देखो आप आपके पास यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आपके पास ऐसा है कि ये यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कटेगा, तो आपको ऊपर बचेगा 693 डिवाइडेड बाय 1386। तो यहाँ पर आपके पास ऐसा है अप्रोक्सीमेट 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास 1/20 नहीं, कितना बचेगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर क्या हो जाएगा अल्फा, और अल्फा की वैल्यू मेरे पास जो आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे पास 1। समझ में आ रही बात? चलिए, तो यहाँ से मेरे पास अल्फा की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1। तो तो अल्फा की वैल्यू 1 है, तो मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा ऑर्डर, तो ऑर्डर मेरे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा मेरे पास है 1, बीटा 0, तो 1 + 0 मेरे पास 1, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर बात की जाए तो मुझे फाइंड करना है हाफ लाइफ, ऑब्वियसली। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मैंने कहा सर ऐसा है कि हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला हुआ करता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो होता है 0.693 अपॉन के। उसके लिए क्या चाहिए, मैंने कहा के चाहिए। के कैसे निकालें, किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे कि रेट जो मेरे पास आ रही है उसको लिख सकते हैं के ए की पावर 1, और अल्फा की जगह 1 आ जाएगा, और बी की पावर जो मेरे पास आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। तो बेसिकली सीधी सी बात ऐसा है कि यहाँ पे मैंने रेट की जगह रेट लिखा 6.93 इंटू 10⁻³ इक्वेशन 1 यूज कर रहे हैं ऑब्वियसली, और यहाँ से मैंने क्या किया, के की जगह के, ए की जगह ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.10, और यहाँ से के निकालेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो सॉल्व करने पर मेरे पास आएगा 0.0693 मिनट। टी हाफ वही चीज है आपके पास 0.693 अपॉन के, सॉल्व कर लेंगे 10 मिनट में पास।
12 मिनट मेरे पास है, ऑब्वियसली इट इज, तो सी ऑप्शन इज राइट। सबको समझ में आया? पहले मेरे पास 3 इक्वेशन बनानी है, उनका रेशियो लेना है जिससे मेरे पास अल्फा और बीटा निकल सके, उनका समेशन जो होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, वहां से ऑर्डर आएगा। तो मेरे पास ऐसा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ क्या होता है, जो होता है मैंने वो लिख लिया। अब क्या रिक्वायरमेंट है, मेरे पास रेट कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने ए फर्स्ट इक्वेशन में जो मेरे पास रेट की थी उसमें मैंने क्या किया, वैल्यू पुट कर लिया और सॉल्व कर लिया। समझ में आ रही बात सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लल्लू सवाल है ना, बहुत बेकार सवाल है ना, ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जेईई मेंस में आना चाहिए। क्या कह रखा है क्वेश्चन में, द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन आर, यू नो वेरी वेल दिस, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। जिनके भी क्वेश्चन आए उनके मजे आ गए होंगे, आई होप सो। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 अपने आप में एक अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल जो मुझे लगता है कि हमेशा आता है ना। तो बेसिकली सीधी सी बात ऐसा है कि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 9 की, तो ए वाटर सैंपल हैज पीपीएम लेवल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। जैसा कि मैंने बात कही थी आपको पहले भी कि ऐसा है कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो सकती है आयंस की या मेटल्स की जो भी आपके पास है, या नॉन मेटल्स के आयंस की जो भी है, तो उसके बारे में बात जरूर होनी चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चन आपके पास जरूर आता है। वाटर सैंपल हैज पीपीएम लेवल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉलोइंग मेटल्स। आयरन का दे रखा है, मैंगनीज का दे रखा है, कॉपर का दे रखा है और जिंक का दे रखा है। आयरन का 0.2 इन पीपीएम है ना, मैंगनीज का 5 ppm, कॉपर का दे रखा 3 ppm और जिंक का दे रखा 5 ppm। द मेटल दैट मेक्स द वाटर सैंपल अनसूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, तो ड्रिंकिंग के लिए अनसूटेबल जो होगा वो आपको बताना है। तो बेसिकली इसके लिए आपके पास कुछ चीजें याद होनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं, फिर हम इसके ऊपर आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोराइड आयंस के लिए। तो सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट आयन है जो आपके पास, सीधी सी बात है कि वाटर में होना ही चाहिए, एक पर्टिकुलर लेवल तक हम बोलते हैं 1 ppm तो होना चाहिए। तो अगर कहा जाता है अगर 2 ppm से अगर ये ज्यादा है तो आपके टीथ को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो हम ऐसा है कि हम यहाँ पे ऐसा है कि लिख लेते हैं यहाँ पे आयन और मेटल, एक टेबल बना लेते हैं ताकि आसान रहे हमारे पास, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, जो आपको याद रखनी चाहिए। आप इस टेबल को शायद आपको एनसीईआरटी में आप ढूंढेंगे तो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात की जाए ऐसा है कि 2 ppm से अगर ज़्यादा है तो आपके पास क्या होता है कि बेसिकली बात की जाए तो ऐसा है कि ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टीथ एक टर्म यूज करते हैं, तो टीथ के लिए आपके लिए हानिकारक है, हार्मफुल है। और दूसरा अगर बात की जाए अगर ऐसा है कि 10 ppm से अगर ज़्यादा है ना, तो ये आपकी बोन्स को भी हार्मफुल हो सकता है, मतलब बहुत बैडली अफेक्ट करता है कुल मिला के आप कह सकते हैं। ठीक है, और हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में कई जगह, बहुत सारी जगह ये लेवल पाया जाता है फ्लोराइड का वाटर के अंदर। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है वैसे देखा जाए तो, है ना। तो वाटर आपका जैसा प्यूरिफाइड होना चाहिए। अब बहुत सारी जगह आपने न्यूज़ सुना होगा, हर साल में एक न एक बार तो इसके ऊपर न्यूज़ आई जाती है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेड के लिए, है ना। तो लेड के लिए कहा जाता है भाई सीधी सी बात ऐसा है कि इसके लिए पीपीएम की बात नहीं होती, इसके लिए बात होती है पीपीबी की। तो इसके लिए जो आपके पास मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जो लेड के लिए होनी चाहिए वो होनी चाहिए 50 ppb। अगर 50 ppb से पार्ट्स पर बिलियन से अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो फिर वो आपके लिए हार्मफुल है। ठीक है, क्या करता है, किडनी डैमेज कर सकता है, लिवर डैमेज कर सकता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर बुरा इफेक्ट करता है। तो लेड काफ़ी हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सल्फेट आयन SO4 2-। इसके लिए जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन आनी चाहिए वो आनी चाहिए 500 ppm। समझ में आ रही बात? तो 500 ppm अगर देखा जाए तो इससे आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, क्या इफेक्ट आता है, लेक्सेटिव इफेक्ट आता है आपकी बॉडी के अंदर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन की अगर बात की जाए तो हम बात करते हैं भी ऐसा है कि मैक्सिमम जो होना चाहिए वो उसके लिए होना चाहिए 50 ppm, है ना। तो आपके पास ऐसा ही अगर इससे कम है तो आप सेफ है, ज़्यादा अगर आप यूज़ करते हैं तो इससे आपका ऐसा है कि एक नाम आता है डिजीज का जिसको हम बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, सुना होगा आपने शायद, है ना। तो वो डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। अदर मेटल्स की अगर बात करें तो फटाफट देख लेते हैं, है ना। जैसे कि मेरे पास ऐसा है कि आयरन की बात की जाए, है ना, तो आयरन के लिए बात की जाए तो ये होता है आपके पास ऐसा है कि 0.2 ppm। कितना होता है, 0.2 ppm। अगर बात की जाए मैंगनीज के लिए तो मैंगनीज के लिए भी होता है ये 0.05 ppm। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्यूमिनियम के लिए। तो आयरन और एल्यूमिनियम
दोनों के लिए लेवल सेम है 0.2 ppm, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉपर के लिए। कॉपर के लिए जो चलता है लेवल वो चलता है 3 ppm, है ना, मैक्सिमम अगर बात की जाए तो। अच्छा, इसी तरह से अगर बात की जाए कॉपर के अलावा तो हम बात करेंगे जिंक की। जिंक के लिए जो मैक्सिमम होना चाहिए वो होना चाहिए 5 ppm। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं कैडमियम के लिए। तो कैडमियम के लिए आपके पास ये होता है 0.005 ppm, याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, अब बात करते हैं फटाफट। ऐसा है कि मैंगनीज जो है यहाँ पर मेरे पास वो 5 ppm है, जबकि मेरे पास होना चाहिए 0.05 ppm, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है। तो मैंगनीज जो हो गया वो मेरे पास यहाँ पर गलत ऑप्शन है, क्योंकि बहुत ज्यादा दे रखा 5 ppm एज कम्पेयर टू 0.05, है ना, तो 100 टाइम्स ज्यादा है आपके पास। तो मैंगनीज जो है वो आपको क्या करेगा कि वाटर को अनसूटेबल बना रहा है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, तो आपका मैंगनीज इज राइट आंसर। कॉपर की बात की जाए तो कॉपर का कितना होता है आपके पास 3 ppm, मेंशन यही है। जिंक के लिए भी 5 ppm आपके पास रेंज होती है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन वही दे रखा है। आयरन के लिए 0.2 दे रखा है, तो ये भी सत्य है। समझ में आ रही बात? तो बहुत ही आसान चीज है जो आपको दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। मैं हमेशा कहता है हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज ज्यादा होता है, और क्वेश्चन देखने में आपको लगता है कि आसान सा सवाल, पर अगर आपको ये याद नहीं है कि यहाँ पर ALHI व्यू का क्या मतलब है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। पर फिर भी मैं आपको याद दिला दूं कि इन्हीं लोगों ने सुना होगा डिबाल H, जिन्होंने सुना है वो ऐसा धन्यवाद के पात्र है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रेट। क्या नाम है रिएजेंट का? डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्रेट। आप बोल सकते हैं कि आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का छोटा भाई है, मतलब ऐसा कि एक तरह से वीक रिड्यूसिंग, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट अपन बोल सकते हैं, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, किसको रिड्यूस करेगा? साइनाइड को। किस तरह से रिड्यूस करता है? हम क्या करते हैं, सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक कर देता है, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ेंगे, उस नाइट्रोजन के पास भी एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ऐसा हो गया। ठीक है, दूसरी स्टेप में क्या आपके पास हाइड्रोलाइसिस किया है, तो इस पूरी रिएक्शन को हम बोलते हैं पार्शियल रिडक्शन देन हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? पार्शियल रिडक्शन देन हाइड्रोलाइसिस। क्या हुआ, आरसीएन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, उनमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एक जगह आता है हाइड्रोजन, दूसरे के पास भी आता है हाइड्रोजन, तो इस तरह से मेरे पास आया RCH डबल बॉन्ड NH। क्या बना? मैंने कहा अमाइन। क्या बना? माइन। इमाइन बना है आपके पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर क्या आपके पास हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस क्या रहती है, चलिए उसको समझ लेते हैं। एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्या होता है आपके पास, एक OH ग्रुप इस कार्बन के पास आया, हाइड्रोजन इधर गया। इन द सेम वे एक और बॉन्ड ब्रेक करता है, तो एक OH इधर आया कार्बन के पास और हाइड्रोजन गया यहाँ पर। तो यहाँ नाइट्रोजन के पास तीनों हाइड्रोजन आ गए, 3 हाइड्रोजन आ गए, तो यहाँ पे मेरे पास बना है NH3, ऑब्वियसली इट इज। और साथ में अगर बात की जाए कि मेरे पास यहाँ पे कार्बन के पास 2 OH ग्रुप हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, 2 OH ग्रुप हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ इस तरह से, आपके पास ये OH ग्रुप एक ऊपर और एक नीचे। एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप होते हैं तो अनस्टेबल होते हैं, वाटर निकलेगा यहाँ से, तो आप यहाँ से ये निकाल दो, वाटर निकाला आपने, तो ये आपका H2O निकल गया। क्या बचा आपके पास? ये बचा आपके पास RCHO, एल्डिहाइड, ऑब्वियसली। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके पास, ये ध्यान रखिएगा। डिबाल H देन हाइड्रोलाइसिस हम यूज करते हैं यहाँ पर, तो पार्शियल रिडक्शन देन हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पर हुआ पार्शियल रिडक्शन देन हाइड्रोलाइसिस, बना गया मेरे पास एल्डिहाइड, RCHO बना, ऑप्शन बी इज राइट। सबको समझ में आया? क्लियर चीज? ओके, थैंक यू।